पहले से बताया है कि कुछ दिन शुरू के जो दिन होते हैं वो थोड़ा आपको बोरियत भी होगी और चीज़ें 100% क्लियर नहीं होगी। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अभी आप सिलेक्शन टूल्स पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये मकसद क्लियर नहीं होगा कि ये सिलेक्शन करके हम अब क्या करें। ये सिलेक्शन तो करना आ गई, लेकिन इसका मकसद क्या था, ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है ये। अभी उसको हम देखेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन हमने कल जो टूल पढ़े थे, लेसो टूल पढ़ा था, उससे पहले मार्की टूल पढ़ा था, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था मैजिक वांड टूल का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैजिक वांड टूल का काम होता है एक क्लिक से सिलेक्टेड कलर को, एक किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना, सिमिलर कलर को, जहाँ तक उसकी लिंक मौजूद हो। अब देखिए, ये पूरा का पूरा आसमान चेंज सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। अब सिलेक्शन हम क्यों करते हैं? जब हमें किसी चीज़ को एडिट करना होता है, मूव करना होता है या एडजस्ट करना होता है। आप डिलीट का बटन प्रेस करें या बैक स्पेस का बटन प्रेस करें। अब देखें, ठीक है, अब ये एक और मसला ये आता है कि आप जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो ये लेयर लॉक होता है। ठीक है, अब लॉक लेयर पर अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट या बैक स्पेस करें तो आपके पास ये आ रहा होगा। यही मसला था। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, इससे पहले सबसे पहले ये जो हमारा लेयर है इसको अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप लेयर पर डबल क्लिक करें, न्यू लेयर आ गया डायलॉग बॉक्स, यानी कि ये हमारा जो लेयर था वो 0 लेयर में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं इसे ओके करता हूँ, देखें ये नॉर्मल हो गया। अब अगर इसे डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। सर मैंने लॉक कहाँ से जहाँ पे लॉक का निशान है यहाँ से लॉक को क्लिक किया था तो वो हट गया था। चलें, मेरी जो शॉप आपने करनी की है ना, तो इसको जब इंस्टॉल कर रही हूँ तो वो चल रही है वैसे ही नहीं चलनी चाहिए। नहीं सर, जब भी मैं चला रही हूँ ना तो मुझे इंस्टॉल करनी पड़ रही है पहले, फिर बाद में चल रही है। ये तो बड़ा अजीब मसला है, देखते हैं क्लास के बाद में इसको। अभी ये ज़रूरी होता है कि आप लेयर को अनलॉक करें। ठीक है, डबल क्लिक के साथ ये अनलॉक हो गया। अब आप किसी भी चीज़ को डिलीट करें तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट होने के बाद ये जो हमारे पास ग्रे और वाइट छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं, ये हमारी निशानी है ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, यानी कि ये अब ट्रांसपेरेंट है। तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल अब इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहूँ मैं, जिस तरह से ये इमेज ला रहा हूँ मैं दूसरा। अब ये दोनों एक डॉक्यूमेंट में लाने के लिए आपने क्या करना है, मूव टूल के साथ इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, यहाँ पर आ जाएं और फिर इसे यहाँ रख दें। ठीक है, ये आ गया। अब ये इसके सामने है, अगर इसके पीछे भेजना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करके पकड़ेंगे और इसे नीचे खींच कर लाएंगे। ठीक है, जो चीज़ नीचे होगी यानी कि जो लेयर नीचे होगा वो पीछे होगा। अब सिलेक्शन करके आप इस तरह से मल्टीपल चीज़ें चेंज कर सकते हैं। रीसाइज करना है, मैंने आपको पहले दिन बताया था, Ctrl+T, और आप इसको कॉर्नर से सिलेक्ट करके रीसाइज भी कर सकते हैं। देखें अब ये इसका ही चेंज हो गया। ठीक है, ये आप क्लिक के साथ ड्रैग करके आप लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं। और कीबोर्ड में भी हमारे पास एक बटन होता है। वो कौन सा बटन होता है? वो होते हैं ब्रैकेट कीज। ठीक है, ये दो कीज हमारे पास मौजूद हैं। आसानी से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको सिलेक्टेड लेयर को नीचे ले जाना है तो आपने ब्रैकेट कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट का बटन प्रेस करना है, जो कि आपके कीबोर्ड में पी के साथ है। कंट्रोल, ठीक है, ब्रैकेट, ये नीचे आ गया। ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट स्टार्ट के साथ नीचे आएगा, ब्रैकेट ओवर यानी कि क्लोज के साथ ऊपर जाएगा। ये वाला लेयर जो है आप कीबोर्ड से नीचे ले आए, ऊपर ले जाएं। ठीक है, ये आसान तरीका है माउस के साथ मूव करने से। टू ब्रिंग फॉरवर्ड
टू सेंड बैकवर्ड। ठीक है, लेयर को आगे भेजना या पीछे लाने के लिए हम ये दोनों कीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैंने दिखाया मैजिक वांड टूल, जो कि एक जादू की छड़ी की तरह से जल्दी जल्दी सिलेक्शन बना रहा था। ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये हिस्ट्री पैनल है, यहाँ से आपने जो भी काम किया है वो सारे स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि मैंने क्या किया। पहले इमेज को ओपन किया, फिर मैजिक वांड के साथ काम किया, जो भी मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में काम किए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्टेप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी स्टेप पर जाएं, ये आपको उतना पीछे ले जाएगा। ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री है कि मैंने हिस्ट्री में इसे ओपन करने के बाद क्या क्या किया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ना मिले तो आपने विंडोज़ मेन्यू में जाकर यहाँ से हिस्ट्री का बटन ऑन करना है, हिस्ट्री। ठीक है, हो गया। इसको मैंने अनलॉक कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स आते जाएंगे जिनसे हमें पिछले जो हमने पढ़े हैं वो वाले टूल्स थोड़े से बेकार लगने लगेंगे। जैसे कि अभी आपने मेरे बताने पर आपने देखा मैजिक वांड टूल। अगर हम इतना आसानी से ये सब सिलेक्ट कर लेते हैं एक क्लिक के साथ, तो हम लेसों के साथ इसे क्यों सिलेक्ट करें? ठीक है, लेकिन लेसो कभी कभार हमें किस लिए काम आता है, क्योंकि जल्दबाजी में हमें कोई मखसूस एरिया इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी। अब ये चीज़ हमें मैजिक वांड नहीं देगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया जल्दी में इस तरह से हमने सिलेक्ट करनी है, ये काम हम लेसो से ही करेंगे। अब हमारे पास एक और टूल है जिसको देखकर आप सबको पीछे छोड़ देंगे। वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसका काम क्या है? ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 4 को इंडिविजुअली एनालाइज कर रहा है। जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब देखें ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को रीड कर रहा है। ये जो एक पिंक आपके पास शेड आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप कौन सी चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस पर इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। अब देखें ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिर्फ एक क्लिक से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये पहाड़ सिलेक्ट करना है। अब देखें ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक की तो ये सिर्फ पहाड़ सिलेक्ट हो जाएगा, ना ये नीचे के दरख्त को इंटरप्ट करेगा, ना ऊपर के स्काई को। अब देखिए अगर मैं ये मैजिक वांड से भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे कलर हैं। ये पहाड़ को इतना परफेक्टली मूव करने के लिए मुझे बड़ी मेहनत लगनी थी। देखिए कितना परफेक्ट इसने सारा का सारा पहाड़ एक्सट्रैक्ट किया है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास हमें तब काम आता है जब कोई ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ले आता हूँ। ठीक है, ये देखा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, ये कुछ टाइम लेगा, ये एक प्रोसेस चल रहा है इसको आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद सिर्फ एक क्लिक से आप अपने मनपसंद, आप अपनी मर्जी से जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहें, सिर्फ जाकर उस पर क्लिक करनी है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसको देखकर आप बताएं कि क्या पिछले जो हमने टूल्स पढ़े हैं वो किसी काम के हैं? नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज़ें डायरेक्ट बता देता तो वो बेमकसद हो जाती, लेकिन उनका भी काम बताना भी ज़रूरी था और समझाना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो आपको काम आ सकते हैं। उसके अलावा एक बात आपको मैं और बता दूं, ये 2020 से पहले मौजूद नहीं था। ये टूल 2020 में ऐड हुआ है, उससे पहले ये टूल मौजूद था ही नहीं। अगर आपने कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल किया होगा कभी कभार तो ये काम नहीं आएगा, ये होगा ही नहीं। जैसे कि आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 के लिए जो लास्ट सुटेबल वर्जन है वो है 2017। ठीक है, 2017 से आगे के वर्जन जो है वो विंडोज़ 7 में नहीं चलते।
उसके लिए आपको विंडो ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी 2020 आपका विंडो 8 में नहीं चलेगा। उसके लिए आपको लाजमन विंडोज़ 10 पर ही आना पड़ेगा। अब विंडोज़ 10 पर आप इंस्टॉल कर सकती हैं 2020 और उसमें ये टूल मौजूद होगा। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ 7 है और आपने 2017 वाला वर्जन लगा दिया, तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये टूल आपको देखने के लिए भी मिले। ठीक है, अब देखें, ये हर चीज़ आप आराम से एक क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, इसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, कितना आराम से और कितना परफेक्टली हो गया। मैंने दोबारा से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और देखें, जो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक कर लें। अब एक और चीज़ है जो हमारे टूल्स के अलावा है, फिल, जिसको हम बोलते हैं फिल ऑप्शन। ठीक है, एक होता है फोरग्राउंड कलर फिल, जिसका शॉर्टकट की है अल्ट बैक स्पेस। उसके बाद दूसरा है बैकग्राउंड कलर फिल और इसका कंट्रोल। और जनरली आप फिल ऑप्शंस को ही ले लें। फिल ऑप्शंस के लिए हमारे पास है शिफ्ट बैक स्पेस। अब देखें, यहाँ पर आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। एक चीज़ होती है फोरग्राउंड और एक चीज़ होती है बैकग्राउंड और एक होता है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट वो चीज़ है जो हमारा ऑब्जेक्ट हमारे इमेज में पॉइंट ऑफ फोकस यानी कि सेंटर है। उसके पीछे जो चीज़ है वो बैकग्राउंड कहलाती है और जो सामने है वो फोरग्राउंड कहलाती है। अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं आपके लिए अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरा बैकग्राउंड दीवार हुई और मेरे फोरग्राउंड में क्या है, लैपटॉप और डाइस। ठीक है, ये फोरग्राउंड हो गया, ये बैकग्राउंड हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखें, यहाँ पर दो कलर मौजूद हैं, एक है फोरग्राउंड कलर, दूसरा है बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड कलर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर ले लें। ठीक है, जो कलर आपको पसंद आए वो सिलेक्ट करके ओके कर दें। और अब ये रहा बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर। अब फोरग्राउंड में मेरा ब्लू है जो कि ग्रीन से लगभग मिलता जुलता है और बैकग्राउंड में रेड है। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट। वाइट बैकग्राउंड होता है, ब्लैक फोरग्राउंड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर को वापस लाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है डी, टू रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कलर्स। अब मैं यहाँ पर FG एंड BG, FG फॉर फोरग्राउंड एंड BG फॉर बैकग्राउंड कलर, वो हमारे पास शॉर्टकट की है डी, सिर्फ डी। कंट्रोल डी मैंने कल आपको बताया था, वो किस लिए था, वो सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए था। लेकिन आज का हमारा शॉर्टकट की सिर्फ डी है, रीस्टोर करने के लिए। और स्विच करने के लिए है X। अब देखें, ये जो हमारे पास दो कलर है, मैं कोई भी दो कलर ले लेता हूँ, रेड एंड ब्लू। इन दोनों को अगर आपने स्विच करना है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड में तब्दील हो जाए, बैकग्राउंड फोरग्राउंड में तब्दील हो जाए कलर्स,
तो आपने X का बटन प्रेस करना है। ये दोनों आपस में स्विच हो रहे हैं, आगे वाला पीछे चला गया, पीछे वाला आगे चला गया। लेकिन अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर के होते हैं वो वापस लाने हैं तो आपने प्रेस करना है D। जैसे ही आपने D किया ये वापस आ गया। अब ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने फिल करना है। क्या फिल करना है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर। आपने कोई भी सिलेक्शन बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ से हिस्सा सेलेक्ट किया, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल थोड़ा सा हैवी हो जाता है और मेरे पास तो हैवी इसलिए हो रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। देखें, अब फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर की तो हमने बात कर ली। अब ये चीज़ें इस्तेमाल कहाँ पर होंगी, मैं आपको एक आसान तरीका बता दूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपने उसे सेलेक्ट करना है, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि फिर से मसला ना हो जाए। आपने जो एरिया या जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है उस एरिया, उस सिलेक्शन में अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है या फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो आपने यहाँ से वो कलर सेलेक्ट किया और अल्ट बैक स्पेस जैसे ही आपने प्रेस किया तो अल्ट बैक स्पेस हम यूज़ करते हैं फोरग्राउंड कलर के लिए। ठीक है, अब ये देखें उस एरिया पर फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब अगर आपने किसी चीज़ पर बैकग्राउंड कलर फिल करना है किसी भी एरिया पर तो आप उसे सेलेक्ट करें और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ वहाँ पर बैकग्राउंड कलर फिल करें। चलता हूँ मैं इसको वापस लेकर और अब मैं इसे मैजिक वांड के साथ सेलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड को। ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया, सॉरी बैकग्राउंड इमेज का बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब अगर आपने यहाँ पर कोई और कलर फिल करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने कलर अपना फोरग्राउंड कलर में सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं फोरग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए अल्टर बैक स्पेस प्रेस करूँगा। यहाँ पर वो कलर फिल हो जाएगा जो मेरा फोरग्राउंड में सेलेक्टेड है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर वो कलर अप्लाई करना है जो मैंने बैकग्राउंड में सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, ये आप कलर्स फिल करने के लिए किसी सिलेक्शन में अल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ करें। अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ और आपने फिल का ऑप्शन प्रेस किया यानी कि अल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस किया तो आपका पूरा लेयर, पूरा का पूरा लेयर उस कलर के साथ फिल हो जाएगा। यानी कि अब मैंने जैसे ही न्यू लेयर बनाया, यह न्यू लेयर बिल्कुल खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ कि कुछ भी फिल हो तो मैं बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर इस्तेमाल कर सकता हूँ फिल करने के लिए। फोरग्राउंड के लिए अल्टर बैक स्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया फिल ऑप्शन, वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसका नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हट जाए। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये हिस्सा सेलेक्ट किया। देखिए अब ये मार्की टूल या लेसो टूल मुझे यहाँ पर इसलिए काम आएंगे क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पर वो जो टूल था मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, वो काम नहीं आएगा, यहाँ पर मुझे लेसो ही काम आया। ये मुझे हटाना है, यहाँ पर क्या फिल करना है, ये वाला कलर इस पर फिल हो जाए। तो मैं यहाँ से जाकर अगर ये कलर सेलेक्ट करूँ तो कितना मुश्किल है मैच करना, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पर आपने सिंपली अपने कर्सर को लाकर क्लिक की तो ये कलर इसमें सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब भी मैं अगर इसको फोरग्राउंड कलर में लाकर और फिल करूँ तो यहाँ पर मुझे निशान इसके बाकी मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर है चीज़ नज़र आ रही है, डिफरेंस नज़र आता है।
अगर आपको ये परफेक्टली रिमूव करना है तो इस बार आपने प्रेस करना है शिफ्ट बैक स्पेस। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करें, नहीं, कोई भी चीज़ आपने रिमूव करनी है उस चीज़ को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं दोबारा अब इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आपने सिंपली प्रेस करना है शिफ्ट बैक स्पेस। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने कंटेंट्स में से सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर, और प्रेस करना है ओके। रिमूव तो नहीं होगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर डुप्लीकेट होकर आ गई, ये वाली, ठीक है। कंटेंट अवेयर वहाँ पर काम करता है जहाँ पर आपको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इसका कैप हटाना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट बैक स्पेस कंटेंट अवेयर, ये क्या करता है, ये पैटर्न को फॉलो करता है। किस तरह से, मैं ये चीज़ हटाना चाहता हूँ, इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर क्या क्या आएगा, ये अपने तरफ से कुछ चीज़ें इधर से उठाएगा, कुछ चीज़ें इधर से उठाएगा, कुछ इधर से, हर तरफ से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लाकर उस जगह को फिल करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें कभी कभार छोटी सी बारीक चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी खासी रिमूव हो जाती हैं, जिस तरह से मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये अच्छे से रिमूव हो गया, तरीका वही था। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसे रिमूव कर रहा था तो साइड्स में खाली स्पेस इतनी नहीं थी कि वो खाली एरिया से ही इसे फिल करता। मेरी सिलेक्टेड एरिया काफ़ी बड़ी है और इसको यहाँ पर दूसरी इतनी खाली एरिया नहीं मिल रही, तो आसपास की चीज़ें उठाएगा, जिसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ों में डबलिंग भी होती है और कुछ मसले भी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर काम परफेक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसके मैं ये जो नाम लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कंटेंट अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, देखें हट गया। ये यहाँ से कुछ इसने चीज़ें उठाई, कुछ चीज़ें उधर से उठाई, यहाँ आ गई। अब मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा कंटेंट अवेयर किया, अब ये गायब हो गया। अब देखिए मैं इसे एक बार फिर ये जो इसका वेब एड्रेस है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटेंट अवेयर करता हूँ, ये गायब हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को डिलीट करने के लिए, जल्दी जल्दी डिलीट करने के लिए हम फिल ऑप्शन कंटेंट अवेयर का सहारा लेते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्शन के लिए कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, लेसो टूल की। रफली आप उस एरिया को सिलेक्ट करें और प्रेस करें शिफ्ट इंटर, कंटेंट अवेयर, प्रेस ओके। अब देखिए ये इसके जो बीच का निशान था ये गायब हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें रिमूव करने के लिए आपके पास कंटेंट अवेयर एक बेहतरीन ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं कुछ हिस्सा ये इसका सिलेक्ट करता हूँ और कंटेंट अवेयर करता हूँ। देखें ये इसने इसकी आसपास की चीज़ें ही उठाई और आगे पे पैच कर ली। तो छोटे छोटे स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए कंटेंट अवेयर बेहतर है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है हमारे पास, ये दो टूल अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ लेकिन इन पर वापस आएंगे। अभी हम चल रहे हैं हीलिंग ब्रश की तरफ, जिसका शॉर्टकट की है जे। ये रहा हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, स्पॉट्स को हील करना। जिस तरह से हमारे ज़ख़म होते हैं वो हील होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भर जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपके कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ निशान हैं जिसको आप मिटाना चाहते हैं, उसको ये हील करेगा। आपने यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया, ब्रैकेट कीज़ जो हैं हमारे पास, जो मैंने आपको लेयर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए बताए, उसी से इसकी साइज़ कम और ज़्यादा होती है। ब्रैकेट ओवर से इंक्रीज होती है, सॉरी जो मैंने आपको बताया थे लेयर को ऊपर नीचे करने के लिए ब्रैकेट कीज़, वो हम लेयर को ऊपर नीचे मूव कर रहे थे कंट्रोल के साथ। लेकिन अगर आप इसको खाली विदाउट कंट्रोल यूज़ करें तो ब्रैकेट स्टार्ट से आपके ब्रश की साइज़ कम होगी और ब्रैकेट ओवर से इसकी साइज़ इंक्रीज होगी। देखें ये वाले कीज़ मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसकी साइज़ कम हो रही है, ठीक है, हो गया। इसके साथ इसकी साइज़ बड़ी हो रही है। जितनी आपकी रिक्वायर्ड साइज़ है आप उतनी साइज़ लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कंट्रोल प्लस से आप इमेज को जूम करें
और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रश लेकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ब्रश बड़ा होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, वहाँ पर निशान और स्पॉट्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसे जूम किया, अब देखें ये एस में मिटाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ से सिलेक्ट किया है हीलिंग ब्रश जिसका शॉर्टकट की है जे, और मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लिया। ये वही काम हो रहा है जो कंटेंट अवेयर का काम था। ये देखें मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, साइड्स में ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये वाली एरिया आगे कॉपी पेस्ट करता हुआ चल रहा है। इस तरह से हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं। एक आसान मिसाल मैं आपको और दिखाऊं, किसी के फेस पर जो निशान होते हैं, ये वाला इमेज हम ले। अगर आपने ये इसके जो दाने हैं ये रिमूव करने हैं तो आपने ब्रश को इस साइज़ का लिया, और एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए। अब ये हार्डनेस है, ठीक है, ये किस तरह से आती है मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे ही आपने हीलिंग ब्रश लिया और राइट क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये समझाने के लिए मैं आपको पहले ब्रश टूल पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने ब्रश टूल के साथ जैसे ही कुछ यहाँ पर पेंट किया तो देखें इसकी एजेस जो हैं कितनी सॉफ्ट हैं। और दूसरा ये है, मैंने हार्डनेस को 100% रखा, और देखें अब ये जो मेरा ब्रश है ये बिल्कुल हार्श ब्रश है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प हैं, लेकिन जिस तरह से मैं इसकी हार्डनेस कम करता जाऊंगा उस तरह से इसके कॉर्नर्स सॉफ्ट होते जाएंगे। सिमिलरली आपने हीलिंग ब्रश में भी अगर अपनी ये जो हार्डनेस है 100% रखी तो ये जो एरिया चेंज करेगा, रिमूव करेगा, उसके कॉर्नर्स आपको शार्प फील करवा सकते हैं। इसीलिए आपने इसकी हार्डनेस भी कम कर देनी है ताकि ये स्मूथ हो जाए और इसके कॉर्नर्स पहले वाली चीज़ के साथ फेड हो जाए। स्मूथली फेड जितने होंगे उतनी हमें रिजल्ट अच्छी मिलेगी। अब मैंने इसे स्मूथली फेड किया, साइज को अकॉर्डिंग टू द स्पॉट एडजस्ट किया और क्लिक कर लिया। ये देखें ये रिमूव हो गया। हल्के फुल्के धब्बे आ रहे हैं। आप इसकी स्ट्रेंथ हार्डनेस बिल्कुल कम ना कर लें, थोड़ी सी इंक्रीज कर लें जहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट मिले। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कुछ रेशोज़ या इशूज़ फिक्स हों, नहीं, हर चीज़ की अपनी डिमांड होती है। आपको कहाँ पर कौन सी रिज़ल्ट चाहिए होती है वो आपने वहाँ पर काम करते वक्त ही डिसाइड करनी है। ये देखें मैं हिस्ट्री से आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह था, मैंने इसे ऐसे कर दिया। तो स्पॉट्स को और निशानात को रिमूव करने के लिए हम जो काम करते हैं, रिमूव करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम होता है ऑटोमेटिकली कोई भी स्पॉट रिमूव करना। ये भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मैंने आपको कंटेंट अवेयर बताया। आसपास की चीज़ें उठाकर पेच करता है, कुछ इधर से लिया कुछ इधर से लिया, रिमूव एरिया को उस चीज़ से फिल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कुछ और टूल्स हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टूल हैं जिसमें दूसरे नंबर पर आता है रिमूव टूल। रिमूव टूल भी 2024 में आया है, इससे पहले नहीं था। आप 2020 यूज़ कर रहे हैं, आपके पास ये रिमूव टूल नहीं होगा, इसलिए हम आज इसको पढ़ भी नहीं रहे। हम पढ़ रहे हैं स्पॉट हीलिंग के साथ दूसरा जो टूल हम आखिरी आज का पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का काम भी वही है जो स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम है। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश ऑटोमेटिकली काम कर रहा था, लेकिन हीलिंग ब्रश ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा, वो थोड़ा सा मैनुअल है। फ़र्क सिर्फ इतना है दोनों में कि स्पॉट हीलिंग ऑटोमेटिकली काम करता है, हीलिंग ब्रश को हमें समझाना पड़ता है। अब क्या समझाना है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा अल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। मैं इसे एक सोर्स पॉइंट दूंगा कि ये चीज़ मैं यहाँ से मिटाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए। तो मैं अल्ट पकड़कर जो रिप्लेसमेंट होगा वो सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्किन साफ है, ये वाला स्किन का हिस्सा उठाकर
मैं यहाँ पर इसे कवर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अल्ट पकड़कर यहाँ से मैं उसे सोर्स पॉइंट सेलेक्ट करके दूंगा कि ये मेरा सोर्स है। अब आप इस सोर्स को यहाँ पर लगा दें। अगेन मैं इसकी हार्डनेस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और यहाँ पर पैच करता हूँ। अब ये कलर्स को और लाइटिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कि यहाँ पर कुछ लाइटिंग ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ पर थोड़ी डार्क है, तो ये उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन यहाँ से स्किन का टुकड़ा उठाकर वो यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, देखिए अब ये स्किन टोन खुद ही मैनेज कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मैंने ब्राइटर एरिया से लिया तो ये उसको उतना ही ब्राइट रख रहा है, नहीं, ये उसे अकॉर्डिंग टू एरियाज एडजस्ट कलर्स और लाइटिंग को कर रहा है। लेकिन पैच वही सैंपल कर रहा है जो मैंने यहाँ से उसे उठाकर दिया था। अब देखिए, ठीक है, तो ये काम होता है हीलिंग ब्रश का। हीलिंग ब्रश को हमें एक सोर्स पॉइंट डिफाइन देना पड़ता है, लेकिन स्पॉट हीलिंग ऑटोमेटिकली काम करता है। तो इनमें बेसिक फ़र्क ये था, एक ऑटो है, एक मैनुअल है। आपको जहाँ पर ऑटो का काम चाहिए वहाँ पर ऑटो कर लें, लेकिन कभी कभार बहुत सी जब बारीकियाँ होती हैं, जिस तरह से ये मैं सिलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बार बार स्पॉट हीलिंग सीधा काम नहीं कर रहा था और चीज़ें रिपीट करके ला रहा था। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे रिपीट कर रहा हूँ तो ये काफ़ी मेहनत का काम है, कभी कभार चीज़ें रिमूव ना भी हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं मैनुअल वाला हीलिंग ब्रश लूँगा और यहाँ पर मैं उसे सोर्स पॉइंट सेलेक्ट करके दूंगा कि यहाँ से सोर्स उठाओ और वो मुझे यहाँ पर पेंट करके दो। अब देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ से दूसरा सैंपल लेकर थोड़ा सा बड़ा और इस जगह पर पेंट कर रहा हूँ। मैं भी अब थोड़ा जूम है तो कुछ चीज़ें आपको फील हों, लेकिन जब मैं इसे ज़ीरो स्केल पर ले जाऊंगा ये बुरी रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश का फ़र्क। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हैवी हो गया, और अगर इससे ज़्यादा और बढ़ेंगे तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा।